मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना घोषित की है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चूंकि यह टॉपिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, सरकार की नीति से संबंधित है, इसलिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको इसे महत्वपूर्ण मान करके चलना चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक इसका नाम है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। क्या आपने कभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसके बारे में सुना है? हाँ, इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, तो इंग्लिश में ये होगा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की थी। देखिए यह है क्या, आप उत्पादन कीजिए, जैसे आपने 100 यूनिट का उत्पादन किया तो पर यूनिट लिंक्ड है ना, तो पर यूनिट आपको इतनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है आपकी, वो 100 रुपए की आ रही है। जब आप 100 रुपए का ये सामान मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपकी वस्तु महंगी पड़ जाती है। विदेश में भी आप उसको भेज नहीं पाते, क्योंकि वहाँ उस मार्केट में भी आपकी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको पर यूनिट 25 रुपए का प्रोत्साहन देंगे। तो वह वस्तु आपके लिए 75 रुपए की पड़ गई। अब आप मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकेंगे। बस यही है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कि यदि कोई रोजगार दिया जाएगा तो रोजगार देने वाले को प्रोत्साहन दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और है कि इसे दो भागों में बांटा गया है। जो रोजगार प्राप्त करेगा उसको भी, और जो रोजगार देगा उसको भी। देखिए, इसके हम बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एग्जामिनेशन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस विषय को आपके सामने रख रहा हूँ। जो नौकरी करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, उसको क्या इंसेंटिव है? उसके लिए बहुत सिंपल सा इंसेंटिव ये है कि सरकार उसे 15,000 रुपये देगी। 15,000 रुपये, और ये अधिकतम है। यानी कि उसकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी के हिसाब से उसका परसेंटेज उसे दिया जाएगा। लेकिन सैलरी फिर चाहे कितनी भी हो, 15,000 रुपये से अधिक उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये उसके अकाउंट में सरकार डाल देगी। तो ये तो जो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहा है उसके लिए प्रोत्साहन हो गई। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो कंपनी होगी, उसे भी इंसेंटिव दिया जाएगा। उसे किस तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा? जब वह ऐसी नौकरियां देगा तो वह जो सैलरी देगा, उस सैलरी का कुछ प्रतिशत उसे भी इंसेंटिव के रूप में दे दिया जाएगा। और उसे जो इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा वह अधिकतम 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी होगा। प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये। जैसे मान लीजिए कि उसने एक कर्मचारी रखा और उसे 50,000 रुपये की वो सैलरी दे रहा है। अगर उस स्लैब में वो आ गया 3,000 रुपये वाले स्लैब में, तो सरकार 3,000 रुपये दे देगी। यानी कि 47,000 रुपये का वह जो कर्मचारी है वह उस कंपनी को पड़ेगा। लेकिन कंपनियों के लिए भी एक स्लैब रखा गया है, एक सीमा रखी गई है। जैसे कि जो कंपनी 50 कर्मचारी रख सकती है, हमारे यहाँ एक EPFO है, वहाँ कंपनियों को पंजीकृत करना होता है। उनको जैसे ये है कि आपको 50 कर्मचारी रखने होंगे, तो उस पर नहीं मिलेगा। अगर वो 50 कर्मचारी के अतिरिक्त न्यूनतम 2 रखता है, न्यूनतम 2 रखने पड़ेंगे, तो उसे सरकार इस तरह का प्रोत्साहन देगी। और ठीक इसी तरह से जिस कंपनी को 50 कर्मचारी से अधिक रखने के लिए कहा जाता है, यानी कि ये उसकी शर्त है कि उसे 50 से अधिक रखने होंगे, तो वह जो न्यूनतम 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखेगा उसे यह इंसेंटिव मिलेगा। ये योजना 2 साल के लिए है। लेकिन जो विनिर्माण का क्षेत्र है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उसमें इसे 4 साल के लिए रखा गया है। ये जो प्रोत्साहन योजना है सामान्य तौर पर 2 साल के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक
इस योजना को बढ़ाया गया है। सीधी सी बात है कि सरकार चाहती है कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग्स को बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। और अक्सर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, कि भारत को अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है। और चीन की जो ताकत है आज सबसे बड़ी यही है कि उसने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। तो दोस्तों, ये सामान्य सी बातें थी इस योजना के बारे में। प्री एग्जामिनेशन में तो हो सकता है किसी योजना के बारे में पूछ लिया जाए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब मैं मेंस की दृष्टि से आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना लागू की थी वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। लोगों ने एक तरीके से इसकी आलोचना ही की, क्योंकि जो उद्योग थे इसका वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाने लगे। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये तो एक संरक्षणवादी नीति हो गई, इससे जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, वो इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगी। लगेगा कि अरे चलो सरकार तो दे ही रही है, तो वो कंपटीशन की जो भावना होती है उनके अंदर वो नहीं आ पाएगी। इसको लेकर के आलोचना भी की गई और ये बहुत ज़्यादा योजना सफल भी नहीं हो पाई। ये जो रोजगार से संबंधित लिंग प्रोत्साहन योजना है, इसका पैटर्न लगभग बिल्कुल उसी जैसा है। तो सरकार का जो लक्ष्य है कि 2 सालों के अंतर्गत देश में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को वो अतिरिक्त रोजगार दे सकेगी, क्या यह सफल हो सकेगा? साथ ही साथ विनिर्माण के क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकेगा, क्या यह सफल हो सकेगा? क्या इससे जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी संख्या बढ़ सकेगी, ये सफल हो सकेगा? और क्या इससे सही मायने में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा हो सकेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम है। हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग, इवन के मोर देन 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि वो किसी तरह से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो सके। तो क्या सरकार के ये जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वे इससे पूरे हो सकेंगे? दोस्तों, इस पर थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूँगा। देखिए, इकोनॉमिक्स अपने सिस्टम से काम करती है, उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। अगर किसी देश की इकोनॉमी बेहतर नहीं है, यानी कि ये कह लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो इस तरह से ऊपर से थोपे गए जो सिस्टम है, जो योजनाएं हैं, वे काम नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई आप 2 कर्मचारी रख लीजिए, 20-20 हज़ार रुपये के रखिए, और हम 3,000 रुपये चलिए आपको देते हैं, मोटे तौर पर हम मान लेते हैं। तो वो कर्मचारी उसको 17,000 रुपये का पड़ा किसी भी कंपनी को। जब कंपनी उसे 17,000 रुपये दे रही है किसी कर्मचारी को, तो सीधी सी बात है कि वो उम्मीद करेगी कि ये जो कर्मचारी है ये कम से कम कंपनी को 17,000 रुपये तो कमा करके दे, अदरवाइज वो क्यों रखेगा? वो सरकार से 3,000 रुपये लेने के लिए क्या अपने 17,000 रुपये खर्च करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये जो कंपनी है ये इस कर्मचारी को रखेगी क्यों? सीधी सी बात है कि जो कंपनी उत्पादन कर रही है या जो काम कर रही है कंपनी, उसकी डिमांड मार्केट में हो। अगर डिमांड नहीं होगी तो चीज़ें तैयार कर करके गोडाउन में रखने के लिए, भरने के लिए वो नहीं रखेगा कर्मचारी को। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट में आप डिमांड क्रिएट कीजिए। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसके 2 पक्ष हैं। पहला, हम घरेलू मार्केट में डिमांड क्रिएट करें, और दूसरा है हम निर्यात बढ़ाएं। तो अगर हमें घरेलू मार्केट में डिमांड क्रिएट करना है तो सीधी सी बात है कि ये तभी संभव होगा जब कंज्यूमर के पास क्रय शक्ति हो, उसके हाथ में कैश हो, तभी वो खरीदने जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि उसके हाथ में कैश तभी हो सकता है जब वो कुछ काम कर रहा हो, कुछ कमाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या खेती बाड़ी कर रहा हो।
वहाँ से उसको आमदनी मिल रही हो, तभी वो खर्च कर सकता है, तभी उसके पास आय आएगी और तभी वो खर्च करने की स्थिति में होगा। तो जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि हम कैसे अपना ये जो वृत्त है, जो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था का जो वृत्त है, इसे वाइब्रेंट बनाएं, तब तक यह बात नहीं बन सकती। यह अर्थशास्त्रियों का कहना है और जो बिल्कुल सही भी है। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी शिक्षा अभी भी प्रैक्टिकली जुड़ी हुई नहीं है उद्योगों से या काम से, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो, सामान्य ग्रेजुएट्स हों, और यहाँ तक कि जो टेक ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, वे भी एम्प्लॉयबल नहीं हैं कि उन्हें आप लें, भर्ती करें और सीधे सीधे काम से लगा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां तक ये कहती हैं कि हम बाकायदे इंजीनियर्स लेते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए इंजीनियर्स लेते हैं, और जब तक हम उन्हें 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग नहीं देते हैं तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। और पता लगा कि जब हम ट्रेनिंग दे चुके होते हैं तो 1 आध साल काम करके वो कहीं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें बाकायदे उद्योगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। और सच पूछे तो चीन ने यही काम किया। चीन ने अपने एजुकेशन में न्यू टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया, तो उनके युवा जो हैं बाकायदे टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होते हैं। और यहाँ तक कि उसका ये जो लाभ है टेक्नोलॉजी का, केवल इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि खेती तक में उसे मिला। और इसीलिए आज जो उसके कृषि के जो उत्पाद हैं वे हमसे बहुत अधिक सस्ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर सही में इस दृष्टि से काम करना चाहती है तो उसे ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। कुछ ऐसी स्थितियां लानी होंगी कि बाजार में मांग क्रिएट हो सके। जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन होगा, जब उत्पादन होगा तो कंपनियां उद्यमी और कुशल कामगार रखेंगे, तब वो जाकर के कामगार के वेतन पर कंपनियां खर्च करेंगी और फिर उत्पादन बढ़ेगा, और इसी से कहीं जाकर के जो बेरोजगारी की समस्या है वह खत्म भी होगी। सच पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के शॉर्टकट से इस तरह की समस्याओं का समाधान होना असंभव सा मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।